डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज है 29 जून 2024 और हम आज बात करने वाले हैं 29 जून 2024 के टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी जो आज की क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में 28 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, अगर किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट दिवस होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिवस से संबंधित होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सेकंड ऑप्शन है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस और फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने इसकी बात की थी, यह 27 जून को मनाया जाता है। और इधर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो इसको प्रत्येक वर्ष 29 जून को, यानी कि 29 जून को इसको मनाया जाता है, जो कि आने वाले कल हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस ये 27 जून को मनाया गया, हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा भी की थी। और 28 जून को, जो कि हमारा आज का प्रश्न है, 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, यानी कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, जो कि 28 जून को मनाया जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो हर साल 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वह लोगों के जीवन में बीमा के महत्व को उजागर करना और इससे जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि ये जो दिवस मनाया जाने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों तक बीमा के जो महत्व हैं, बीमा जो होता है, इंश्योरेंस जो होता है, इसका क्या महत्व होता है, किस लिए इसको करवाना चाहिए, बीमा हम लोगों को करवाना चाहिए, इसके बारे में जो भी जुड़ी जानकारियां होती हैं, उन सही जानकारियों तक जो होती हैं वो लोगों तक पहुंचाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यही इस कारण से ही यह राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, उससे तो परिचित होंगे, क्योंकि कई सारे लोग जो होंगे उन्होंने इंश्योरेंस करवाया भी होगा, अपना करवाया होगा, अपना नहीं करवाया होगा तो आपके पास जो भी बाइक होगी या 4 व्हीलर्स होगी, कार होगी, उसका आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाया होगा। तो इसी सब के बारे में जागरूकता दिवस, यानी इसी सब के बारे में जागरूक करने के लिए, लोगों को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री और चिकित्सक, यानी कि अर्थशास्त्री भी थे और चिकित्सक भी थे, निकोलस बॉर्बन ने 1666 में पहली अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की। यानी कि एक जो अर्थशास्त्री थे और चिकित्सक थे निकोलस बॉर्बन, इन्होंने सबसे पहली सन 1666 में अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की थी। यानी कि बीमा कंपनी की स्थापना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति निकोलस बॉर्बन थे और इनकी कंपनी का नाम था अग्नि बीमा कंपनी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अयन्ना पुत्रुडू चिंताकयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बनी हैं? यानी कि जो अयन्ना पुत्रुडू चिंताकयाला हैं, ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं या इनको नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के अयन्ना पुत्रुडू चिंताकयाला ये नए अध्यक्ष बनकर के आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नए अध्यक्ष बन के आए हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो टीडीपी के सी अयन्ना पुत्रुडू आंध्र प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। विधानसभा के जो महासचिव हैं पीपी के रामाचार्युलू, इन्होंने पुष्टि की कि अध्यक्ष पद के लिए केवल तेदपा के नरसीपट्टम से विधायक अयन्ना पुत्रुडू की ओर से नामांकन प्राप्त हुआ है। यानी कि जो
अध्यक्ष पद था, वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष का पद था, उसके लिए यानी कि ये विधायक हैं कहाँ के, तेदेपा नरसीपट्टनम के ये विधायक हैं अयन्ना पत्रतुदु, और इन्होंने वहाँ पे नामांकन दिया हुआ था। उसके बाद इनको विधानसभा का अध्यक्छ चुन लिया गया है। अगर आंध्र प्रदेश की विधानसभा के महासचिव की बात की जाए तो पीपी के रामाचार्युलू जो हैं ये वहाँ की ये विधानसभा के महासचिव हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एन चंद्रबाबू नायडू अभी हाल ही में वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पवन कल्याण हैं ये वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये भी आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि नई नई जो नियुक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि किसको, जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है तो उसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन है ओंकार सलवी, बी ऑप्शन है दिलीप अवस्थी, सी ऑप्शन है अतुल कुमार चौधरी और डी ऑप्शन है सुबोध कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे चित्र में देख भी सकते हैं, ये अतुल कुमार चौधरी जी हैं और इनको ही अभी हाल ही में यानी कि गवर्नमेंट्स अपॉइंट्स अतुल कुमार चौधरी एज सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि TRAI, ट्राई भी इसको बोलती हैं, उसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसके सेक्रेटरी या सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगर अतुल कुमार चौधरी की बात करें तो ये IIT रुड़की से स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की हुई है और इन्होंने IIPA दिल्ली से सार्वजनिक नीति और प्रशासन में मास्टर डिप्लोमा भी लिया हुआ है वहाँ से। ये इनकी डिग्रियाँ हैं, ये इसमें इन्होंने डिप्लोमा भी प्राप्त किया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं, बहुत ही ज़्यादा कार्यशील व्यक्ति हैं और इनको भी अभी हाल में TRAI के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये किसके स्थान पर आएंगे तो वी रघुनंदन की सेवानिवृत्ति के बाद इनको उनकी जगह पर अपॉइंट किया गया है। यानी कि पहले इस पद पर कौन थे तो पहले थे वी रघुनंदन, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, तो अब इसके बाद अतुल कुमार चौधरी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा, यानी कि जो भारत है वो किस कंट्री के जो नागरिक होंगे उनके लिए ई-मेडिकल वीज़ा यानी कि ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। तो ए ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के लिए जो भारत है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, यहाँ पे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अभी हाल ही में जो शेख हसीना हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ये भारत के दौरे पर आई हुई थी और इसके साथ ही इन्होंने कई सारे समझौते हुए हैं उन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और उसमें से एक समझौता यह भी है कि जो भारत है ये बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा की सुविधा शुरू करेगा। इसके साथ साथ इन्होंने यानी कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मिल करके भारत और बांग्लादेश ने रेलवे कनेक्टिविटी पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इसके द्वारा जो रेलवे कनेक्टिविटी होगी भारत और बांग्लादेश के बीच उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जाएगा और रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा अच्छे से मजबूत संबंध स्थापित किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FTI TTP का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन है पीयूष गोयल, सी ऑप्शन है अमित शाह, डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमित शाह जी ने FTI TTP का उद्घाटन किया हुआ है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया हुआ है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं अमित शाह जी उद्घाटन करते हुए।
तो आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 22 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यानी कि FTI फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी कि TTP ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया हुआ है। तो इन्होंने किसने उद्घाटन किया है? अमित शाह जी ने किया है। कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल 3 पर यह किया हुआ है। और किसका उद्घाटन किया है? तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यानी कि FTI यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी कि TTP इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में किस बैंक ने UPI सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? यानी कि UPI से सक्षम है यानी कि UPI इसमें कार्य करेगा, UPI से रुपे वेब क्रेडिट कार्ड इसने लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने ऐसा किया हुआ है कि वह जो UPI से सक्षम रुपे कार्ड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है? तो किसने यह लॉन्च किया हुआ है? तो A है SBI बैंक ने, B है फेडरल बैंक ने, C है ओरिएंटल बैंक ने और D है यस बैंक ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि फेडरल बैंक ने UPI सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल बैंक ने UPI सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आप यहाँ पे फेडरल बैंक है और ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं कि फेडरल बैंक ने जारी किया रुपे क्रेडिट कार्ड जो कि ये UPI से सक्षम होगा, UPI से लैस होगा यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे ये UPI से यह सक्षम होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में हेमिस उत्सव कहाँ 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि जो हेमिस महोत्सव है या हेमिस उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये F ऑप्शन है असम, B ऑप्शन है गुजरात, C ऑप्शन है लद्दाख और D ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि लद्दाख में हेमिस महोत्सव 2024 आयोजित किया गया। और ये मूलतः लद्दाख का ही त्यौहार है, लद्दाख का ही फेस्टिवल है और ये लद्दाख में ही आयोजित किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे जो वस्त्र हैं, ऐसे मुखौटा है, ये सब पहन करके यह जो त्यौहार है मनाया जाता है। तो हेमिस फेस्टिवल 2024 सेलिब्रेटिंग बुद्धिस्ट कल्चर इन लद्दाख यानी कि लद्दाख में यह हेमिस महोत्सव या हेमिस उत्सव मनाया गया। और ये बुद्धिस्ट कल्चर यानी कि बौद्ध जो होते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी जो होते हैं, ये उनके द्वारा यह जो उत्सव है या जो महोत्सव है यह आयोजित किया जाता है। तो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव हेमिस महोत्सव हर साल भारत के लद्दाख में आयोजित किया जाता है। 2024 में यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम 16 और 17 जून को आयोजित किया जाएगा या आयोजित किया गया। तो कब आयोजित किया गया? तो यह 16 और 17 जून को आयोजित किया गया। हेमिस फेस्टिवल की बात की जाए तो हेमिस फेस्टिवल जो है इसे हेमिस तसेचु के नाम से भी जाना जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में पूज्य गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि जो तिब्बती धर्म गुरु हैं तो वहाँ के जो पूज्य गुरु हैं पद्मसंभव, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में यू वेणुगोपन का निधन हुआ, वे कौन थे? यानी कि यू वेणुगोपन का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो वे कौन हैं? तो A ऑप्शन है अभिनेता, B ऑप्शन है निर्देशक, C ऑप्शन है गायक और D ऑप्शन है लेखक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर B यानी कि वी वेणुगोपन का निधन हुआ। ये एक जाने माने निर्देशक हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेणुगोपन को, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध मलयालम निर्देशक वी वेणुगोपन का हाल ही में निधन हो गया। ये शारजा टू शारजा, सर्वोपारी पालकारण और कुसरुति कुरुप्पी जैसी फिल्मों के लिए ये मशहूर हैं और इनका अभी हाल ही में लंबी बीमारी से चलते निधन हो गया है। ये बीमारी का इलाज भी करवा रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है? यानी कि इसने मान्यता दी है, यानी कि कौन सा देश है जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो ये ऑप्शन है अर्मेनिया, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है स्कॉटलैंड और डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो अर्मेनिया देश है इसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है। 21 जून को अर्मेनियाई विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की।
और इस फैसले का जो इजरायली सरकार है यानी कि जो इजराइल की गवर्नमेंट है उन्होंने इसका विरोध भी किया, क्योंकि आप जानते ही हैं इजराइल और फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल ही रही है। तो इसके द्वारा यानी कि इजराइल के द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। आर्मेनिया से पहले यानी कि आर्मेनिया से पहले कौन कौन से देश हैं जिन्होंने मान्यता दी हुई है? तो स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी और फिलिस्तीन को दुनिया के लगभग 145 से ज़्यादा देशों ने मान्यता दे रखी है। यानी कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले लगभग 145 से ज़्यादा देश हैं, यानी कि वो मानते हैं कि जो फिलिस्तीन है वह एक राज्य है और राज्य के रूप में एक देश है और देश के रूप में उसको मान्यता देने की घोषणा इन लोगों ने कर दी है। अगर बात करें तो फिलिस्तीनी राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश अल्जीरिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, यानी कि पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने फिलिस्तीन को राष्ट्र के आधिकारिक तौर पर उसको मान्यता दी थी। तो जो अल्जीरिया देश है इसे सबसे पहला देश बना था फिलिस्तीन राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया? तो ए ऑप्शन है ताइवान, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका और भारत ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है। यानी कि जो भी आप जानती हैं श्रीलंका है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत भी एक भारत का जो निचला हिस्सा है, भारत का जो दक्षिणी छोर का हिस्सा है वो समुद्र के तटीय वाला मतलब सारा तटीय वाला क्षेत्र है। तो समुद्र से बचाव के लिए यानी कि समुद्र में जो लोग जाते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके बचाव के लिए एक समन्वय केंद्र शुरू किया गया जो कि भारत और श्रीलंका ने मिलकर के शुरू किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। आगे हम बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका ने 20 जून को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। यानी कि इसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग होगा जो कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर के करेंगे। इस समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का जो उद्घाटन है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पूर्व के एक दिवसीय द्वीप देश के दौरे पर किया। यानी कि वहाँ इन दोनों के द्वारा यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने मिल करके इस समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकती हैं एस जयशंकर प्रसाद जी को और यहाँ पर जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे ये हैं। चलिए वर्ल्ड मैप पे देखते हैं श्रीलंका कहाँ पर है। तो चलिए आइए देखते हैं श्रीलंका वर्ल्ड मैप पे। तो सबसे पहले आएंगे हम अपने प्यारे भारत की ओर और भारत से एकदम नीचे की ओर आते हुए एकदम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर है ये है श्रीलंका। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है श्रीलंका। मैप इसका कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये भारत से एकदम नीचे समुद्री सीमा साझा करता है और इसकी जो राजधानी होती है वो कोलंबो होती है। तो ये आप वर्ल्ड मैप में इसको बहुत ही आसानी से देख भी सकती हैं। इसकी राजधानी कोलंबो होती है और ये श्रीलंका है जो कि भारत से समुद्री सीमा साझा करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्थिति भारत के सापेक्ष में इसकी स्थिति एकदम नीचे की तरफ है। ये ऊपर हमारा प्यारा भारत है और इसके एकदम नीचे यहाँ पर ये श्रीलंका है और इसकी राजधानी कोलंबो है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जिनको हमने बहुत ही आसानी से समझा और आपको समझाने का प्रयास भी बहुत अच्छे से किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।